नमस्कार मित्रों। तो हेलो फ्रेंड्स। तो अभी कुछ दिन पहले हम ऐसी न्यूज़ सुन रहे थे कि क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह बैन हो जाएंगे। वेल, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं और शायद अब होना भी मुश्किल है, लेकिन व्हाट्सएप का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट के न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज किया है इन हाई कोर्ट। तो अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फ़ायदे तो हमें अच्छे से पता है कि हाउ यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव दीज आर फॉर अस, लेकिन इसकी दूसरी साइड उतनी ही डार्क भी है। लास्ट ईयर के सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया में लगभग 350 करोड़ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। और अक्सर हम जैसा देखते हैं और सुनते हैं वह हमारा पर्सपेक्टिव, नज़रिया कुछ वैसा ही शेप लेने लगता है। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला इन यूएस 2016 एंड इंडिया 2014 एंड 19 इलेक्शन। मित्रों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई सरकार किसी विदेशी एजेंसी को अपने यहाँ काम करने की अनुमति दे सकती है? ऐसी विदेशी एजेंसी जो न केवल उसके करोड़ों नागरिकों की जानकारी को देश से बाहर ले जाए, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली टिप्पणी या पोस्ट को कानूनी ढांचे में लाने से इनकार। और इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसी न्यूज़ भी सुनी जहां किसी व्हाट्सएप वायरल वीडियो या मैसेज से दंगे भड़क गए, मॉब लिंचिंग तक हुई, बोले तो टोटल डिस्टर्बेंस इन सोशल हार्मनी। और इस खेल में ट्विटर भी पीछे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हैशटैग्स का राज चलता है और वहाँ पे अक्सर कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल हैशटैग्स देखने को मिल ही जाते हैं। और वो टूल किट की कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी कि जिसमें लोगों को भड़काने के लिए कैसे, कब, क्या करना है, ये सब लिखा हुआ था। अब हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी हैं ये सारे फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका जैसे देशों में जो कानून बनाए हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन करते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन सब को प्रतिबंधित कर रखा है, अपने यहाँ वो इनको आने नहीं देती। इसके बावजूद ये सारे उसके आगे पीछे ये लोग घूमते रहते हैं। मतलब उसको खुश करने का कोई भी मौका ये छोड़ते नहीं। लेकिन जब बात भारत की आती है कि जहाँ सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलता है, जहाँ सबसे ज़्यादा इनको अटेंशन मिलता है, सबसे ज़्यादा यूजर हैं, जब उस देश में कहीं कानून की बात आती है तो ये उसके लिए इनकार करते हैं। अब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की ये ऐसी है, इसको आप ऐसे जान लें कि इनको भी यहाँ कोर्ट में जाके रिट दायर करने का अधिकार है, और किया भी। व्हाट्सएप ने ये काम किया भी। अभी कुछ दिन पहले गूगल और याहू ने ये स्वीकार भी किया है कि वो यहाँ की अपनी सारी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए को देने के लिए प्रतिबद्ध है। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने इनसे प्रॉपरली निपटने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो चलिए सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कांटेक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट के रूल्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, इनको भी कवर करती है, क्योंकि वहाँ से भी कंट्रोवर्सीज की लहरें उठती ही रहती हैं। जब कोई मूवी या सीरीज किसी जाति या धर्म के सेंटिमेंट्स का खेल बनाती है इन द नेम ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के आने के बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, गूगल तो इंस्टेंटली गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी थे जो पहले नखरे कर रहे थे लेकिन बाद में हाँ भर दी। लेकिन व्हाट्सएप की लड़ाई अभी भी चालू है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज का नाम देना होगा, तो उससे व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन बीच में आ गया। और अब इस एंड टू एंड इंक्रिप्शन से होता ये है कि मैसेज किसने किया, किसको किया और उस मैसेज में क्या था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और इसी बात पे व्हाट्सएप फिर हाई कोर्ट चला गया, और वो भी तब जब 3 महीने की डेडलाइंस टू फॉलो द रूल्स ख़त्म होने को आ गई थी। एक बात और भी है कि जब ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इंडिया से इतनी भारी कमाई करते हैं, तो क्या इन्हें यहाँ पे टैक्स नहीं देना चाहिए?
क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में तो ये अच्छा खासा टैक्स देते हैं। सीधा उदाहरण और ऐसे समझ लीजिए कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने एक ट्वीट पर अपना समर्थन जताया, जिस ट्वीट में यह था कि फ्रांस के सिर को धड़ से अलग कर देना है। उस पर अपनी सहमति दे दी। इतना नहीं, जिसने ये ट्वीट डाला था उसका उन्होंने समर्थन भी किया। लेकिन ट्विटर ने इस पोस्ट को प्रतिबंधित नहीं किया और ना ही हटाया। हाँ, जब फ्रांस ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें ये ट्वीट करने वाले या ट्विटर जो ये कंपनी भी बराबर की साझेदार होगी, तब उसने जो है इस ट्वीट को हटाया, लेकिन उसका अकाउंट प्रतिबंधित नहीं किया, केवल ट्वीट हटाया। और जबकि कई ऐसे मामले हैं, जैसे कंगना रनौत ने अगर कोई ट्वीट किया तो उनका ट्वीट पूरा उनका अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी अमूल ने जो है गलवा घाटी में चीन को लेके एक बैनर किया था जो देशभक्तिपूर्ण था, लेकिन ट्विटर ने उसका पूरा का पूरा जो है अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया। ट्विटर जब भी चाहता है तो वो अपने यहाँ के नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा देगा, अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखा देगा। इतना सब करने के बावजूद यहाँ जो है विपक्ष इसके बावजूद उनकी प्रशंसा के पुल बांधता रहता है। अब इसमें हम क्या गलती करते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम क्यों इनको खुली छूट देते हैं। दरअसल हम जब भी कोई अकाउंट खोलते हैं, चाहे वो ट्विटर पे खोल रहे हों, चाहे वो फेसबुक पे खोल रहे हों, चाहे वो व्हाट्सएप पे खोल रहे हों, तो उनका एक एग्रीमेंट का फॉर्म आता है जिस पे एग्री लिखा होता है। आपके लिए भी ये मजबूरी है क्योंकि दूसरा विकल्प उस पर मौजूद नहीं होता है, आपको उसे एग्री करना ही करना होता है। और आप जब ये सारे अकाउंट खोलते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे पढ़ें, पूरा इसको जानें कि क्या लिखा है, क्योंकि वो बहुत लंबा फॉर्म होता है, तो उसमें आप जान नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। तो आप जल्दी से उसे एग्री कर देते हैं और यहीं से उन्हें बहुत सारे अधिकार आप अनजाने में दे देते हैं। अब हम उस पर क्या लिख रहे हैं, क्या डेटा भेज रहे हैं, क्या विनिमय कर रहे हैं, क्या जो है ईमेल भेज रहे हैं, क्या फेसबुक पे भेज रहे हैं, ये सारे डेटा जो है आपका जो भी ये आपका डेटा है, वो जो प्रेक्षक है, जो दूसरी कंपनियां हैं, उनको बहुत आसानी से शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक सरकारी आंकड़ा है कि व्हाट्सएप पे करीब 53 करोड़, यूट्यूब पे करीब 45 करोड़ और फेसबुक पे करीब 41 करोड़ यूजर हैं जो भारत से हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या है, भले ठीक है हमारे यहाँ की जनसंख्या भले 1 अरब 30 करोड़ है, लेकिन इसके बावजूद 50 करोड़ या 55 करोड़ की संख्या भी इतनी ज़्यादा होती है कि ये किसी भी देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार जो है आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने जो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है और इन्होंने जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है अपना पूरा प्रचार किया है। मतलब सोशल मीडिया अब राजनीतिक या किसी देश में सरकार बनाने के लिए भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। तो अब इस पूरे मुद्दे पे कुछ लोग लगे हुए हैं टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट कि दे आर स्नैचिंग द लिबर्टी ऑफ द पीपल, देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर प्रिवेसी। लेकिन तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी दूसरी कंट्रीज़ ने नहीं लगाए हुए हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रांस में सोशल मीडिया को 1 घंटे में वो कंटेंट डिलीट करना होगा जो फ्रेंच गवर्नमेंट उन्हें कहे। चाइना में तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी ही बैन हैं। अकॉर्डिंग टू रशियन लॉ, इमरजेंसी के टाइम वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ही स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो क्रिमिनल पेनल्टीज लगा रखी है ऑन सोशल मीडिया कंपनीज। यूरोपियन यूनियन भी फाइन लगा सकता है ऑन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट विद इन एन आवर। एंड जर्मनी में भी 1 घंटे में वो इलीगल कंटेंट डिलीट करना होगा जो गवर्नमेंट का। बाकी एज पर द रिपोर्ट्स बाय सिस्को, 2023 तक इंडिया की टोटल इंटरनेट यूजर्स की पॉपुलेशन 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतनी बड़ी मार्केट छोड़कर तो कहीं जाने नहीं वाले। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।